वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी के लेके। पॉवर्टी में इज इंडिया विनिंग द वॉर ऑन पॉवर्टी, सच क्या है? ये बहुत सारे फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, लॉजिक्स के जरिए हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ये रिलेवेंस फॉर एग्जाम के लिए ये वाली वीडियो को यहाँ पे आप पॉज करके आप प्लीज़ देख लें कि क्या क्या रिलेवेंस है एग्जाम्स की, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। नाउ क्विकली जंप टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक से कि देखिए, भारत में जो पॉवर्टी है उसकी कहानी हमेशा से डिस्कशन पॉइंट रही है। कभी लोग कहते हैं पॉवर्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो कभी खबरें आती हैं कि लाखों लोग अब भी बेसिक फूड और 2 वक्त के खाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो सच क्या है? देखिए, 2025 में यानी इसी साल वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ इंडिया। इसमें कहा गया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है रोजाना वर्ल्ड बैंक द्वारा डिफाइंड लिमिट से कम पैसों से रोज की अपना जीवन यापन करना, सर्वाइवल करना, यानी कि रोज $2.15 से, ये लिमिट आप याद रखिएगा, $2.15 से कम पर जीना, उसको कहा जाता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, जहाँ पे आप बेसिक नीड्स को भी आप फुलफिल नहीं कर सकते। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत में 2011-12 में 16.2% थी, जो कि 10 साल बाद लगभग 2022-23 में घटकर 2.3% रह गई, यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगर ये सच है तो अचीवमेंट ये बहुत बड़ी है, लेकिन क्या वाकई में ग्राउंड रियलिटी इतनी ब्राइट है? और आज हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि इंडिया में पॉवर्टी का अगर है तो वो किस तरह की है, उसका रूप क्या है, मेजरमेंट के नए तरीके क्या है, और फूड कंजम्पशन से जुड़े ग्राउंड चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द पॉवर्टी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड बैकग्राउंड। तो भारत में पॉवर्टी मैनेजमेंट का जो इतिहास है वो 50 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है। शुरुआती समय में, जैसा कि हम सब जानते हैं, काफ़ी सारे फार्मूलेस आए, ठीक है, जैसे तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है, लकड़वाला है। इसे मोस्टली कैलोरी बेस्ड अप्रोच से मेज़र किया जाता था इनिशियल टाइम में। यानी देखा जाता था कि किसी व्यक्ति की इनकम इतनी है या नहीं है कि वो रोज़ाना ज़रूरी कैलोरी इंटेक ले सके, और कैलोरी इंटेक रूरल के लिए क्या होना चाहिए और अर्बन पीपल के लिए क्या होना चाहिए, ये डिफाइन कर दिया गया था। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे गरीब माना जाता था। देखिए, ये तरीका लॉजिकल था, लेकिन इसमें क्या थी एक लिमिटेशन कि इंसान सिर्फ कैलोरी इंटेक से ही सेटिस्फाई नहीं होता। खाना केवल एनर्जी का सोर्स नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन होना भी ज़रूरी है। यानी न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन, विटामिन्स, आपके बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट का अच्छा फैट, गुड फैट, तो ये सारा खाने से जुड़ा होता है। और यहीं से एक नया अभी कॉन्सेप्ट आता है थाली इंडेक्स, यानी कि थाली मील को एज ए मैट्रिक मानना। देखिए, साउथ एशिया में थाली एक ऐसा कंप्लीट मील है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं यानी राइस या रोटी होती है, जिसमें दाल या कर्ड होते हैं यानी प्रोटीन का गुड सोर्स है, विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं, जिसमें वेजिटेबल, सलाद सब होता है। इसलिए रिसर्चर्स ने सोचा कि अगर हम पॉवर्टी को थाली कंजम्पशंस के हिसाब से नापें, समझें, तो ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर मिलेगी। अब क्रिसिल नाम की जो कंपनी है जो इंडेक्स पब्लिश करती हैं, 2023 एस्टिमेट के मुताबिक एक होम कुक्ड थाली जिसमें राइस, दाल, सब्जी, रोटी, कर्ड, सलाद वगैरह होते हैं, उसकी कॉस्ट लगभग 30 रुपीज़ है। अब 30 रुपीज़ कॉस्ट, ये तो बहुत ही पेसिमिस्टिक मेजर्स हैं, यानी कि एक्चुअल में ये थाली की कॉस्ट ज़्यादा आती है, पर फिर भी अगर हम ये मानें कि लगभग थाली की कॉस्ट 30 रुपीज़ है, तो सवाल ये है कि 2023-24 में एवरेज हाउस होल्ड्स हैं वो कितने थाली अफोर्ड कर पाए। में बताया गया कि रूरल इंडिया में 50% पॉपुलेशन, यानी कि आधी से ज़्यादा रूरल इंडिया 2 थाली रोज की अफोर्ड नहीं कर पाता है। अर्बन इंडिया में भी काफ़ी सारी ऐसी पॉपुलेशन थी, टू बी स्पेसिफिक 20% पॉपुलेशन जो 2 वक्त की थाली रोज खाने से मरहूम रही, यानी वंचित रही, नहीं कर पाई। तो भले ही वर्ल्ड बैंक कहे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत कम हो गई है, लेकिन फूड डिप्राइवेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये एस्टिमेट्स में इतने गैप क्यों आ रहे हैं? वर्ल्ड बैंक कुछ कह रहा है, क्रिसिल की रिपोर्ट कुछ कह रही है। देखिए, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एस्टिमेट्स मानकर चलते हैं कि इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा फूड पर खर्च होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है कि हाउस होल्ड को सिर्फ फूड ही नहीं, रेंट भी देना होता है,
उनके हेल्थ पे भी खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट पे, एजुकेशन पे, जैसे खर्चे भी सारे शामिल हैं, क्लोथ्स पे। इसलिए खाने पर बचा हुआ हिस्सा कम रह जाता है, और यही कारण है कि थाली इंडेक्स और वर्ल्ड बैंक के जो फिगर्स हैं वो अलग अलग पिक्चर दिखाते हैं। अब इन सारे मामले में पीडीएस का क्या रोल है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रोल क्या है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं पीडीएस क्या है, क्विकली 1 मिनट में। देखिए, पीडीएस इज ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी नेटवर्क, फूड सिक्योरिटी नेटवर्क, जो क्या करता है कि फूड और इसेंशियल गुड्स होते हैं, जैसे ऑयल वगैरह है, बाकी और ग्रेन्स है, या समटाइम्स पल्सेस हैं, दालें हैं, उनको पुअर्स को प्रोवाइड करवाता है फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए, यानी उचित मूल्य पर सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करवाने का काम क्या करता है, पीडीएस। और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के द्वारा ज्वाइंटली रन किया जाता है। और एम क्या होता है, जैसा कि हमें समझ में आ गया होगा कि फूड स्कार्सिटी को मैनेज करना, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और प्राइसेस होती हैं मार्केट में उनको स्टेबलाइज करना। ठीक है, अभी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी आए हैं, जैसे कि डिजिटाइजेशन, वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे क्या है कि इस पीडीएस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के पे भी काम चल रहा है। देखिए, अब सवाल आता है कि क्या ये पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फूड डिप्राइवेशन को कम करने में इफेक्टिव है या नहीं है। और अगर हम फ्री और सब्सिडाइज ग्रेन्स हैं, जैसे कि राइस और व्हीट को भी ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि थाली की जो अफोर्डेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। यानी पीडीएस के थ्रू ये तो मिल ही जाता है सब्सिडाइज ग्रेन, और इनको काउंट कर लो तो थाली की अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। यानी कि रूरल इंडिया में जो पहले 50% थी, तो पीडीएस ग्रेन को इंक्लूड करने के बाद ये डिप्राइवेशन घटकर 40% रह जाता है। अर्बन इंडिया में 20 से ये घटकर रह जाता है 10%। फिर भी रूरल इंडिया में प्रॉब्लम स्टिल बहुत बड़ी है। 40% पॉपुलेशन इज नॉट एबल टू अफोर्ड 2 टाइम्स थाली इन अ डे। अब पीडीएस सब्सिडी इतनी दे रहा है तो फायदा किसको मिल रहा है। डाटा बताते हैं कि कई बार पीडीएस की सब्सिडी उन लोगों तक भी जा रही है जिन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रूरल इंडिया में 90 से 95% इनकम ग्रुप को मिलने वाली सब्सिडी और पुअरेस्ट 0 to 5% ग्रुप को मिलने वाली सब्सिडी का लगभग 88% है। यानी कि ऐसे लोगों का परसेंट बहुत ज़्यादा है जिनको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए थी। यानी कि रिच और पुअर दोनों को बराबर फायदा मिल रहा है, जबकि ज़रूरत सिर्फ पुअरेस्ट हाउस होल्ड की है। अर्बन एरिया में सब्सिडी थोड़ा ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, लेकिन यहाँ भी करीबन 80% पॉपुलेशन सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स ले रही है, जबकि वो 2 थाली रोज़ अफोर्ड कर सकते हैं। अब सक्सेस और लिमिटेशंस की बात करते हैं पीडीएस की। कंजप्शन सर्वे से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है कि राइस और व्हीट का कंजप्शन सबसे रिच और सबसे पुअर दोनों में लगभग बराबर है। व्हाट डज दैट मीन? पीडीएस ने सीरियल्स की अवेलेबिलिटी, सीरियल्स यानी कि वही आपके ग्रेन्स, उनकी अवेलेबिलिटी को इक्वलाइज कर दिया है, सबको बराबर पहुंचा दिया है लगभग। लेकिन सीरियल्स जो ओवरऑल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है उसका सिर्फ 10% हिस्सा है। इसका ये मतलब निकलता है, ध्यान दीजिए, कि अगर हम केवल सीरियल्स पर फोकस करते रहेंगे तो पॉवर्टी और फूड डिप्राइवेशन का समाधान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिसिंग न्यूट्रिशन क्या है यहाँ पे? पल्सेस, दाल। पल्सेस भारतीय डाइट में, इंडियन डाइट में प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिचेस्ट 5% जितना दाल कंज्यूम करते हैं, पुअरेस्ट 5% उसका सिर्फ आधा ही कंज्यूम कर पाते हैं। यानी कि पुअर को तो दाल से भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। यानी पल्सेस में बहुत बड़ी इक्वलिटी है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? फाइनली हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। पीडीएस में पल्सेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए क्योंकि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इससे पुअर हाउस होल्ड्स को सस्ता प्रोटीन मिलेगा और उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बहुत मजबूत होगी। पॉलिसी सजेशंस पे बात आते हैं तो पीडीएस हो गया। अब पॉलिसी सजेशन पे एक बात आती है कि वी हैव टू रीडिज़ाइन एंड रीथिंक सब्सिडीज़। कुछ रिसर्चर्स का ये भी सजेशन है कि सीरियल्स का एंटाइटलमेंट ट्रिम किया जाए। दिस मीन्स रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ सीरियल ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस अलॉटेड टू द बेनिफिशियरीज। दूसरा, अपर इनकम ग्रुप से सब्सिडी हटा दी जाए क्योंकि वो इजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं। तीसरा, पल्सेस पे जो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, उस पर वेजिटेरियन सोर्स है, उस पर सब्सिडी बढ़ा दी जाए ताकि पुअर हाउस होल्ड को अच्छा प्रोटीन मिल सके। इससे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्टॉकिंग रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी
और इकोनॉमी में भी सेविंग्स होंगी। इसके इम्प्लीकेशन क्या है अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस में देखें तो पुअर हाउस होल्ड की जो फूड कंजप्शन है, स्पेशली प्रोटीन वगैरह जैसे न्यूट्रिशियस फूड की, वो रिच हाउस होल्ड्स के बराबर आ सकती है। दूसरा, इंडिया ग्लोबली एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा कि कैसे टारगेटेड सब्सिडी से फूड इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जीरो हंगर जो टारगेट है उसको अचीव करने की डायरेक्शन में भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। तो ओवरऑल हम इसको यूं कंक्लूड कर सकते हैं कि एक तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो चुकी है और दूसरी तरफ थाली इंडेक्स बताता है कि अभी भी लाखों लोग, करोड़ों लोग बेसिक्स यानी 2 वक्त का बैलेंस्ड मील भी नहीं ले पा रहे। तो सच यही है कि पॉवर्टी सिर्फ इनकम का सवाल नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशन, डिग्निटी और इक्वालिटी का भी है। अमर्त्य सेन ने भी कहा था कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम, ग्रोथ नहीं, ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट मतलब इंक्लूसिव। तो डेवलपमेंट इज फ्रीडम। अगर लोग रोजाना 2 समय का न्यूट्रिशियस फूड भी नहीं ले पा रहे हैं तो यह फ्रीडम अधूरी है। इंडिया को अब जरूरत है स्मार्ट टारगेटेड पॉलिसीज की, खासकर PDS रिफॉर्म्स और पल्स डिस्ट्रीब्यूशन में सब्सिडी की, ताकि हर हाउस होल्ड की थाली न्यूट्रिशियस फूड से भरी रहे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।